राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया और आज हम आए हैं 124 शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश अग्रवाल जी ने आज नामांकन किया है। लड़ाई बहुत लंबी है और मुश्किल भी है क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में राजेश अग्रवाल जी की क्या रणनीतियाँ होंगी उस पर बात करते हैं। राजेश जी, इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही टफ सीट है, बिल्कुल 9 जिले की 9 विधानसभा सीटों में सबसे टफ सीट ये मानी जा रही है। क्या रणनीति होगी? आपका संगठन भी इतना मजबूत नहीं है शहर में और आप आर्थिक रूप से भी विरोधियों के सामने कहीं नहीं ठहर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से चुनाव जीतेंगे? आईटी सेल भी आपका मजबूत नहीं है, सोशल मीडिया पे चुनाव होना है। देखिए, आईटी सेल हमने बना लिया है। अब कल से आपको आईटी सेल हमारा काम करता हुआ दिखेगा। आर्थिक रूप से अगर मजबूती ही चुनाव का आधार हो तो अब तक तो कोई सब पैसे ही वाले होते। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बरेली में जनप्रतिनिधि हैं, वो कभी बहुत गरीब होते थे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते थे, तो ये मापदंड नहीं है। जनता पैसे के आधार पे वोट नहीं देती है। अगर कोई कैंडिडेट उन्हें सही लगता है, चाहे वो मैं हूँ या दूसरा, तो वो वोट करती है। जो वर्ग है भाजपा पे, वो मेरा पैसा लेने के लिए या मेरा कार्यकर्ता मेरा पैसा लेने के लिए नहीं है। हमारे सपा के कार्यकर्ता रूखा सूखा खा के हमारा चुनाव लड़ाते हैं। सब इससे पहले भी जो लड़े, जब कांग्रेस गठबंधन में गई तब भी ऐसा हुआ, तो इसकी हमें तमन्ना नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ना मैं आर्थिक रूप से हमने तो पहले ही कहा था हम वर्कर हैं। हमें पार्टी ने टिकट कोई उद्योगपति समझ के नहीं दिया है, हमें वर्कर समझ के दिया है। आपके सामने 2 बार के विधायक हैं जी, और ये सीट भी भाजपा की गढ़ रही है, तो ये जो कायस्थों का गढ़ कहा जाता है, कायस्थ बहुत हैं इस सीट पर। आप वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वैश्य समाज कहा जाता है कैंट में, आप सभासद भी कैंट के वार्ड से हैं जी। तो ऐसे में पार्षदों का कितना साथ मिल रहा है? देखिए, सारे पार्षद साथ हैं, सारे पार्षद और सारा संगठन साथ है, तो ऐसे में साथ ना मिलना की बात आप कैसे कह सकते हो? कोरोना काल है, आप कैसे गैदरिंग बहुत बड़ी कर सकते हो? संगठन में और भी जनप्रतिनिधि हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? सबकी अगर मान लीजिए मेरे कार्यकर्ता का किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ाव है लेकिन उसका वोट तो यही है, तो इस कार्यकर्ता, और पहली बात ऐसा नहीं है, आज आपने अभी देखा सभी लोग थे, तो और जो नहीं थे वो कोई लखनऊ है या कोई अपने किसी कारण से नहीं आ पाया और शॉर्ट पीरियड था, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और बात कही जा रही है कि मुस्लिम फैक्टर जो है इस समय सपा के साथ काम कितना करेगा, क्योंकि ये मुख्यालय है, मंडल मुख्यालय है, यहाँ से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार सपा की ओर से नहीं उतारा गया है और पूरे प्रदेश में भी कम से कम मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा की राह पर चल पड़ी है। तो जो मुस्लिम फैक्टर था, जो ये कहा जा रहा था कि एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेगा, अब कांग्रेस उस राह पे चल रही है। कांग्रेस मुस्लिम उतारने जा रही है, कैंट में भी मुस्लिम उतारने जा रही है और सिटी में भी मुस्लिम उतारने की संभावनाएं फिलहाल दिख रही हैं। देखिए, ये आते हैं राठौर समाज से, ये आते हैं ब्राह्मण समाज से, ये आते हैं अपने वाल्मीकि समाज से, तो ये क्या समाजवादी में नहीं है? सारे हिंदू हैं, सारे मुस्लिम हैं, कोई ऐसा नहीं है। और जाति धर्म की राजनीति मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ना हमने कभी करी है। हमें तो सिर्फ वो, हमारे पार्टी के लोग तो हमारे साथ हैं, जो लोग अगर 37 साल से भाजपा को वोट दे रहे हैं, अगर वो मुझे पसंद करते हैं
तो निश्चित आप समझ लो वो जानते हैं कि कौन ज़्यादा विधायक बन के शहर के काम आएगा। देखिए आर्थिक और ये सब आरोप लगाना आसान है। इससे पहले भी तो विभिन्न दलों से आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग लड़े तो वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाए। तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, मायने रखती है कि हम कौन हैं। अगर हम सही काम करने वाले हैं या हम भविष्य में सही काम करेंगे तो वो वोटर जो काम चाहता है वो निश्चित समाजवादी के राजेश अग्रवाल को वोट करेगा। अन्यथा अगर ऐसा होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। अगर मुझे ये एहसास होता, मतलब होता क्या कि मतलब ज़रा भी दिक्कत होती, मेरा भी अपना कुछ तो नेटवर्क होगा जो मैं मैदान पे आया हूँ। और आज की तारीख में भी 4 दिन हुए हैं या 3 दिन जो भी हुए हैं उसमें 1 दिन बरसात का हो गया। मेरे को कौन प्रमोट कर रहा है, कहाँ से मैं हो रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं, ये मैं बताऊंगा आपको नहीं एहसास होगा, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आपको एहसास होगा। इस बार न धर्म की जात की राजनीति ना, चलेगी, सवाल ही नहीं। कायस्थ बनिया की राजनीति चलेगी, न ब्राह्मण और वैश्य की शूद्र की राजनीति चलेगी। विकास का मुद्दा होगा। देखिए मैं अब काम की बात जी, शहर विधानसभा सीट आपको जमीनी नेता के तौर पे पूरा शहर जानता है। आपने कोई प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा नहीं किया था टिकट पाने के लिए जिस तरह से और नेताओं ने किया था, और आपने ये कहा भी था कि चुनाव प्रचार प्रसार से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। बिल्कुल। और अब कौन से वो मुद्दे हैं, लोग कहते हैं कि हाँ बिजली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप ज़मीनी नेता हैं तो आप इलाके वाइज बताइए किस इलाके में आपको क्या समस्या आपने देखी, आपने क्या स्टडी किया। देखिए अगर आप सिटी रोड पे शमशान भूमि वाले बाएं हाथ को मुड़ेंगे रेलवे फाटक क्रॉस करके, वहाँ से शहर विधानसभा है जिसको जाने के लिए, और वो परसा खेड़ा तक है झुमका लगभग, ठीक, वहाँ जाने के लिए कोई अंडरपास आज तक नहीं बना। वो लोग किस तरह से जाते हैं, और वहाँ गांव हैं, वहाँ कुछ सरकारी ज़मीनें हैं, उस पर डेवलपमेंट हो सकता था, कुछ नहीं किया। रबड़ फैक्ट्री बंद हो गई, पास में उसके सारे कार्य जो कर्मचारी थे वो सीबीगंज में रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। तो ये जो, और इधर शहर में आओ आप तो संजय नगर, 100 फीटा, यहाँ पे भी इलाके उपेक्षित हैं। तो शहर में बहुत ज़बरदस्त जनता को दिक्कत है। पुरानी जब नगर निगम में नहीं आए थे ग्राम, तब की वो सड़कें चल रही हैं खरंजे वाली, टूटी फूटी, उस पर लोग चलते हैं। उसके लिए हमें कोई ना कोई शासन से प्रस्ताव लाना पड़ेगा ऐसे उपेक्षित एरियो के लिए। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी लाना पड़ेगा। जहाँ रोज़गार के लिए सिर्फ हम आपसे कह दें कि सिर्फ सरकार लाएगी, लेकिन स्थानीय उद्योगपतियों को जब सुविधाएं मिलेंगी तो वो रोज़गार में रुचि लेंगे। वायदे हो जाएं लेकिन काम ना हो तो वो रोज़गार के अवसर नहीं होंगे। तो ये आईटी हब हो सकता है। बरेली सेंट्रल लोकेटेड है, 250 किलोमीटर तक कोई दूसरा अच्छा शहर नहीं है। लखनऊ है, आगरा है, देहरादून है, दिल्ली, 4 शहरों के बीच में बरेली है बसा हुआ। 3 राजधानी है, उत्तराखंड की भी है और 2 इधर, हाँ, तो देश की हैं। तो इसको जो है बहुत अच्छा, देखिए आप एयरपोर्ट शुरू हुआ तो कितना अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो जब आप विकास करोगे तो शहर बदलेगा, लेकिन उसके लिए जनता को आप ऐसी योजनाएं देनी पड़ेंगी जो जनहित में हो, और उस पर कार्य करना पड़ेगा। आज घोषणा तो आप किसी भी चीज़ की कर दो। मैं आज विधायक बन जाऊं और मैं कह दूं अभी कह के जो जा रहा हूं और वो मैं उसको भूल जाऊं या मैं उसमें इंटरेस्ट ना लूं तो कुछ नहीं होगा।
बहुत अच्छी बात कही आपने कि वादे सब करते हैं, चुनावी वादे सारे नेता करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो वादे वफा नहीं हो पाते, उन पर अमल नहीं हो पाता है। एक और जनता के बीच से ये बात सामने आ रही थी कि जो अब तक विधायक रहे या चुनाव लड़ते रहे वो अपने पार्टी के ये घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ते रहे। तो एक उम्मीद है जनता को कि इस बार एक ज़मीनी नेता आया है। क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे? बिल्कुल करेंगे और उसमें बताएंगे जनता को कि हम क्या सोच रखते हैं और क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप नगर निगम से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल, तो उम्मीद की जाए कि हर वार्ड से आप एक एक प्रमुख मुद्दा लेंगे। नहीं, बिल्कुल वार्ड से भी लेंगे और शहर के लिए भी। और एक बात बताएं, मान लो आप कोई काम किसी भी विधानसभा में कराती हो तो उसका लाभ सबको मिलता है ना। विकास कभी भी सीमित नहीं रह पाता है वार्ड स्तर तक या शहर स्तर तक, पूरे बरेली को फ़ायदा मिलेगा। कुछ योजनाएं होती हैं बड़ी, उनको लानी होंगी। बहुत अच्छी बात कही। और ये राजेश अग्रवाल जी थे। पहली बार कहा जा रहा है कि एक ज़मीनी नेता को समाजवादी पार्टी ने शहर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। उम्मीद करते हैं जनता की उम्मीदों पर ये खरे उतरेंगे। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।